नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चलेंगे। दोस्तों, हम अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित वीडियोज देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती परिपथ है उसमें औसत शक्ति कितनी होती है। अर्थात यहां पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसी सर्किट के अंदर जो एवरेज पावर लॉस होता है, एवरेज जो पावर होता है वो कितना होता है, उसकी वैल्यू हम देखेंगे। हम एक व्यापक रूप निकालेंगे औसत शक्ति का, फिर उसमें कुछ कंडीशंस रखेंगे कि जब एसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हो, केवल प्रेरकत्व जुड़ा हो, केवल कैपेसिटर जुड़ा हो, उस कंडीशंस में जो औसत शक्ति है वो क्या होगी, यहां पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम लेकर चलेंगे कि व्यापक रूप ही हम धारा और वोल्टता का लेकर चलेंगे और उसी से ही हम औसत शक्ति फाइंड आउट करने वाले हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम व्यापक रूप के लिए एलसीआर सर्किट लेकर चलेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों आप, प्रत्यावर्ती धारा का या प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो हमारे पास में होती है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी होती है। दोस्तों इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती जो धारा है दोस्तों, उसका जो तात्क्षणिक मान है I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई, या तो माइनस फाई होता है या प्लस फाई होता है। मैंने यहां पर माइनस फाई वाली कंडीशन ले ली। इट मीन्स जो VML होता है वो ज्यादा है VMC से, उस कंडीशन को हमने यहां पर अप्लाई कर दिया है दोस्तों, कि जो प्रेरकत्व के ऊपर वोल्टता होती है वो ज्यादा है संधारित्र पर वोल्टता से। उस कंडीशन में जो धारा की वैल्यू होती है वो इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग होगी। उसमें जो धारा है वो फाई कोण पीछे चलती है। दोस्तों हम एक चीज और जानते हैं, शक्ति का फॉर्मूला, जो विद्युत शक्ति होती है उसका फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों। P बराबर हम पुट कर सकते हैं V इंटू आई। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ये हम तीनों चीजें जानते हैं, पीछे की जो वीडियोज है उसमें देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों को ये तीनों चीजें पता है तब इस औसत शक्ति निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हम निकाल सकते हैं। दोस्तों कैसे, समीकरण 1 और 2 को हम 3 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में पुट कर देंगे, रख देंगे, तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, P इज इक्वल टू, यहां से V की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है Vm साइन ओमेगा टी, I की जो वैल्यू है वो है Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई के इक्वल है। दोस्तों यहां से हम Vm और Im को एक साथ में मैंने लिख दिया है। फिर इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो Vm इंटू Im। देखिए दोस्तों, मैं यहां से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये साइन ओमेगा टी एज इट इज और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव भी एज इट इज मैंने पुट कर दिया है। देखिए दोस्तों, गुणा है, आगे पीछे हमने लिखा है Vm इंटू Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इसको 2 से ऊपर गुणा कर दिया, इसको 2 से डिवाइड भी कर दिया है। दोस्तों अब यहां पर मैं जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दूं कि जो फॉर्मूला यहां पर मैं अब अप्लाई करने वाला हूं, यहां से देखिए दोस्तों क्या पुट किया जा सकता है, 2 साइन C साइन D, 2 साइन C साइन D का जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, समझ लीजिए। कॉस C माइनस D माइनस कॉस C प्लस D, ये एक त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है जिसको हम यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं। दोस्तों ये वाला फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करेंगे जहां C के स्थान पर तो है दोस्तों ओमेगा टी और D के स्थान पर है ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इसमें जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। इसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को ये फॉर्मूला पता नहीं है तो, या cos a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला पता है तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। cos c माइनस डी का फॉर्मूला लिखेंगे,
cos c प्लस डी का फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों को जब घटाएंगे तो हमारे पास में 2 sin c sin d आ जाएगा दोस्तों। तो इस फॉर्मूले को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और वैसे आप सीधा ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए P, इसको मैं जो 2 है उसको इस तरीके से पुट कर दूं, Vm बट्टे में अंडरूट 2, Im बट्टे में अंडरूट 2, इस 2 को मैंने अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2 से पुट कर दिया है दोस्तों। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, cos c माइनस डी, तो c ये है, d ये है, इसमें से ये घटा देंगे तो देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, तो cos ओमेगा टी माइनस में ओमेगा टी, ये माइनस में करेंगे, ये माइनस में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने वहां पर पहले ही प्लस में दिखा दिया है दोस्तों। फिर ये नेगेटिव साइन ये वाला, फिर cos c प्लस डी, इसका मतलब है ओमेगा टी, फिर प्लस में ओमेगा टी माइनस फाई, ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों। इसको हम इस तरीके से पुट कर देंगे। अब Vm बट्टे में अंडरूट 2, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, V RMS पुट कर सकते हैं, Im बट्टे में अंडरूट 2 को IRMS पुट कर देंगे, यहां से ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, cos फाई रह जाएगा। ये दोस्तों इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, तो ये हमारे पास में cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई आ गया। इसको हम इस तरीके से पुट कर देंगे दोस्तों। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास में शक्ति की वैल्यू आ गई है, हमने इसको cos के फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम यहां से इसका औसत लेंगे, शक्ति का औसत लेने पर क्या आ जाएगा, औसत शक्ति। औसत शक्ति के लिए आप इस पर बार लगाकर पुट कर सकते हैं, या इसके सबस्क्रिप्ट में AV पुट कर दीजिए, या इस तरीके से भी पुट किया जा सकता है। इसके दूसरी तरफ भी हम औसत लेंगे, VRMS IRMS का औसत मान यही रहने वाला है दोस्तों। तो यहां पर हमारे पास में क्या आएगा, इस cos फाई का औसत मान ले लीजिए, माइनस में cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई का भी औसत मान आप ले लीजिए यहां पर। तो जब इसका औसत मान लेंगे दोस्तों, इसका औसत मान तो यही रहने वाला है, cos फाई का मान है वो समय पर डिपेंड नहीं करता, तो इसकी जो औसत वैल्यू है वो यही रहने वाली है। और यहां पर जो वैल्यू है वो समय पर डिपेंड कर रही है, लेकिन 0 से हम कैपिटल T समय के अंतराल में इसका हम औसत मान निकालेंगे तो इसका औसत मान 0 आएगा। देखिए दोस्तों, जो पद समय पर डिपेंड करता है तो उसका जो औसत मान है एक पूर्ण चक्कर के लिए वो 0 हो जाएगा। cos ओमेगा टी या sin ओमेगा टी का जो औसत मान होता है दोस्तों वो 0 होता है। तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता दूं कि sin थीटा या जो cos थीटा होता है उसका औसत मान है वो 0 होता है दोस्तों, इक्वल टू 0 होगा, 0 के बराबर होता है। तो यहां पर इसका जो औसत मान होता है दोस्तों कितना आ जाएगा, 0, इसका औसत मान cos फाई ही पड़ा रहेगा। तो ये हमारे पास में P एवरेज बराबर आ गया है V RMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये हमारे पास में औसत शक्ति का फॉर्मूला आ चुका है दोस्तों। ये हमारे पास में व्यापक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम कुछ कंडीशंस, यहां पर 4 कंडीशंस देखेंगे, ये हमारे पास में आ चुका है। जो VRMS इंटू IRMS है इसको हम इस तरीके से पुट कर देंगे दोस्तों, इसको हम लिखेंगे P वर्चुअल, आभासी शक्ति के रूप में इसको पुट किया जा सकता है। जो आभासी शक्ति है इसको हम आभासी शक्ति कहते हैं दोस्तों। ये आभासी वोल्टता या आभासी धारा, इन दोनों का जो गुणन है उसको हम आभासी शक्ति कह देंगे, उसको P वर्चुअल से हम पुट करेंगे और ये होती है VRMS इंटू IRMS से इसको पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो जो आभासी शक्ति है उसका फॉर्मूला आपके पास में आ गया है। ये जो cos फाई होता है इसको हम शक्ति गुणांक कहते हैं दोस्तों। cos फाई को क्या कहा जाता है कि जो शक्ति है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते समय जो गुणा में एक फलन आ रहा है इसको हम शक्ति गुणांक कहते हैं। इसी शक्ति गुणांक से ही उस ऐसी परिपथ में शक्ति की वैल्यू निर्धारित होती है। तो इस cos फाई को हम शक्ति गुणांक कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो शक्ति गुणांक होता है cos फाई,
वो किसके इक्वल होता है? शक्ति गुणांक को आप पुट कर देंगे cos फाई बराबर, ये हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों P एवरेज अपॉन P वर्चुअल। इसका मतलब आ गया है औसत शक्ति अपॉन हमारे पास में आ चुका है आभासी शक्ति। औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है दोस्तों, उसी को ही हम शक्ति गुणांक कहते हैं। इसको cos फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। जब यदि हम cos फाई की वैल्यू निकालें, हमने एलसीआर परिपथ में जो फेजर ग्राफ बनाए हैं वहां से यदि आप cos फाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो दोस्तों मैं आपको एक वैल्यू यहां पर बता देता हूं कि cos फाई की वैल्यू उस फेजर ग्राफ की सहायता से निकालेंगे तो r अपॉन में z के इक्वल आएगी। तो cos फाई जो शक्ति गुणांक है उसका फॉर्मूला शक्ति गुणांक cos फाई होता है, जो औसत शक्ति बटे में आभासी शक्ति के बराबर होता है, और ये प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात के बराबर भी इसको पुट किया जा सकता है दोस्तों। तो आप लोगों को यहां पर शक्ति गुणांक और औसत शक्ति दोनों समझ में आ गई होगी। फिर इसमें औसत शक्ति के लिए कुछ कंडीशंस यहां पर हम देखते हैं, 4 कंडीशंस देखेंगे यहां पर। जो पहली कंडीशन है वो है कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ हो। दोस्तों अब हम यहां पर जो औसत शक्ति है उसके लिए कुछ कंडीशंस देखेंगे। जो हमारी पहली कंडीशन है, स्थिति फर्स्ट, कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ हो, कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है, तब फाई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? प्रतिरोध लगा हो। दोस्तों हमारे पास में जो औसत शक्ति है P एवरेज, उसकी वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है Vrms इंटू IRms cos फाई, और इसी फॉर्मूले के अंदर हम फाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में अलग अलग स्थितियों के अंदर औसत शक्ति की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे जब शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तब फाई की वैल्यू 0 होती है, तो cos फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? यहां से cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो औसत शक्ति हमारे पास में क्या निकल कर आएगी? औसत शक्ति का जो मान है, इस cos फाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, तो P एवरेज हमारे पास में आ गया Vrms इंटू IRms, और ये हमारे पास में आभासी शक्ति के बराबर होता है दोस्तों। फिर इसमें अगली जो कंडीशन है वो आप देखेंगे, स्थिति सेकंड। दूसरी स्थिति है कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ ऐसे सर्किट के अंदर अब की बार हम क्या कंसीडर कर लें, में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो या शुद्ध कुंडली लगी हो। तो शुद्ध प्रेरकत्व जब जुड़ा होता है, लगा होता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो फाई की वैल्यू है, तो यहां पर जो फाई की वैल्यू है दोस्तों हो जाएगी हमारे पास में π/2 की जो वोल्टता है और धारा है उसके बीच में जो कलांतर है वो π/2 का होता है। तो cos फाई की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आएगी? cos π/2 का मान होता है दोस्तों 0। तो यहां से औसत शक्ति है वो आपके पास में क्या रह जाएगी? औसत शक्ति देखिए दोस्तों हमारे पास में रह जाएगी P एवरेज इक्वल टू Vrms इंटू IRms इंटू cos फाई। cos फाई की वैल्यू 0 होने की वजह से जो औसत शक्ति है उसका मान भी कितना रह जाएगा दोस्तों? 0। इसका मतलब है कि जब शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा होता है तब शक्ति से शून्य होता है। इस कंडीशन में जो धारा बहती है, इस कंडीशन में बहने वाली धारा है उसको हम वाटहीन धारा कहेंगे, शक्तिहीन धारा कहा जाएगा। वाटहीन धारा या शक्तिहीन धारा कहा जाएगा जब शुद्ध प्रेरकत्व में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि उस धारा प्रवाह की वजह से कोई शक्ति से नहीं होता है दोस्तों। फिर आगे जो हमारी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन देखिए, स्थिति थर्ड वाली कंडीशन है उसमें जब प्रत्यावर्ती परिपथ में, ऐसे सर्किट में प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध
शुद्ध संधारित्र लगा हो। शुद्ध संधारित्र जब जुड़ा होता है तो उस कंडीशन में यहां पर जो फाई की वैल्यू है दोस्तों माइनस में π/2 आ जाएगी, जिससे cos फाई की वैल्यू है वो दोस्तों कितनी आ जाएगी, cos माइनस π/2 का मान भी दोस्तों 0 ही होता है। तो औसत शक्ति हमारे पास में क्या रह जाएगी, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसमें औसत शक्ति की वैल्यू यहां से देखिए cos फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास में 0, P एवरेज की वैल्यू है VRMS इंटू IRMS, तो यहां पर 0 हो गया तो इस पूरी वैल्यू ही 0 हो गई। P एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 0 आ जाएगी। इसका मतलब है कि जब शुद्ध संधारित्र जब सर्किट में लगा होता है इसी सर्किट में, तो औसत शक्ति से 0 होता है, अर्थात हम कह देंगे कि इस स्थिति में भी जो धारा बहती है वाटहीन धारा या शक्तिहीन धारा, कार्यहीन धारा होती है, उसके द्वारा कोई शक्ति से नहीं होता है दोस्तों। स्थिति 4 देखेंगे आप, चौथी जो कंडीशन है वो क्या है कि जब LCR परिपथ अनुनादगी स्थिति में हो। LCR परिपथ ले रहे हैं, LCR परिपथ कौन सी स्थिति में है, अनुनादी अवस्था में हो। अनुनाद की अवस्था में यदि है LCR परिपथ तो उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में देखिए दोस्तों, अनुनाद की स्थिति में फाई की जो वैल्यू है वो 0 होती है। अनुनाद की स्थिति में जो वोल्टता और धारा में कलांतर होता है दोस्तों 0 होता है। तत्पश्चात cos फाई की वैल्यू 0, तो सॉरी फाई की वैल्यू 0, तो cos फाई की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो औसत शक्ति से अब की बार कितना निकल कर आएगा, औसत शक्ति तो P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई की जो वैल्यू है दोस्तों 1, तो P एवरेज हमारे पास में आ गया है VRMS इंटू IRMS, cos फाई की वैल्यू 1 हो गई है, तो यहां पर औसत शक्ति की वैल्यू आ गई है P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS, और VRMS इंटू IRMS होता है दोस्तों P वर्चुअल आभासी शक्ति, जो औसत शक्ति आभासी शक्ति के बराबर होगी। तो ये चौथी कंडीशन थी दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि जो पहली और चौथी कंडीशन है उसमें जो आभासी शक्ति होती है और औसत शक्ति है दोनों बराबर होती है, जबकि दूसरी और तीसरी कंडीशन में जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व और संधारित्र लगा होता है तब औसत शक्ति 0 होती है। और इस स्थिति में, इन दोनों ही स्थितियों में जो धारा बहती है उसकी वजह से परिपथ में कोई शक्ति से नहीं होता, इसलिए उस धारा को हम वाटहीन धारा, कार्यहीन धारा या शक्तिहीन धारा कहते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।